नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सजादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है, वज़ीर दाखिला अमित शाह का लोकसभा में दिया गया बयान है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना वाक़या पेश आता है, यानी आज से पूरे 98 डेज़ हो रहे हैं, यानी 98 रोज़ हो रहे हैं। और अब अंदाज़ा कीजिए कि अपोजिशन ने उसी वक्त कहा था कि पहलगाम दहशतगर्दाना वाक़या पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया जाए। और आपको ये बता दें कि उस वाक़े में 26 कीमती जानें ज़ाय हुई थी और दहशतगर्दों ने दिन दहाड़े मर्दों को कत्ल किया था, मर्दों को कत्ल करके वहाँ से राफरार इख्तियार की थी और ये कहा गया था कि वो पाकिस्तान चले गए। उसके बाद आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान ने शुरू किया और राजनाथ सिंह के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और उसके तहत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए कम से कम 9 ऐसे मुकामात को निशाना बनाया गया जिसके बारे में हमारी हुकूमत का ये दावा है कि वो दहशतगर्दों की तरबियत गाहें थी या तरबियती मराकिज़ थे। तो बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी बात भी हुई, पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया। लेकिन आपने देखा कि पहलगाम दहशतगर्दाना वाक़े में जो 26 लोग शहीद हुए, हुकूमत ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि क्या उनके अरकान ख़ानदान को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया। ठीक है, अगर ये भी नहीं किया तो पाकिस्तान के जवाबी हमले में कश्मीर में जो बेखसूर लोग शहीद हुए, क्या हुकूमत ने उन्हें कम अज़ कम फ़ीकस 2 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया? हरगिज़ नहीं किया। जबकि हमारे वज़ीर दाखिला आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में बयान देते हुए मजहबी बुनियाद पर कहते हैं कि पाकिस्तान की शलबारी में मंदिरों और गुरुद्वारों को नुकसान पहुंचा, जबकि वहाँ पर आप देखेंगे कि कई मुसलमान शहीद हुए, उनका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, उनको कितना मुआवजा दिया ये भी जिक्र नहीं किया। और कल भी देखेंगे कि आप किस तरह राजनाथ सिंह के बयान के बाद गौरव गोगोई ने और ममता बनर्जी की पार्टी के अरकान ने किस तरह हुकूमत को शर्मसार किया और कहा कि हमलावर आए कहाँ से थे, गए कहाँ और उन्हें क्यों नहीं रोका गया, हुकूमतें क्यों नाकाम हो गई, इस तरह की सवालात भी किए गए। और अफसोस की बात यह है कि उसके जवाबात देने के बजाय ये वो बातें करके राजनाथ सिंह चले गए। आज वज़ीर दाखिला आप देखिए, हुस्न इत्तेफाक वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट में बयान देते हैं और उस वक्त ऐलान करते हैं कि हमने पहलगाम वाक़े में मुलविस 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। उनके कब्जे से जो हथियार जब्त हुए हैं, AK-47 और दूसरे हथियार M99 वगैरह, वो पाकिस्तानी साख्ता हैं। और आपको ये भी बता दें कि उनके जो बंदूकों से कारतूस चलाए गए थे, वो कारतूस और बंदूकों को जब देखा गया फॉरेंसिक लैब में तो उसी बंदूकों से चलाए गए थे। तो ये दावा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट का इजलास तो आप पहले बुलाते नहीं और बुलाने के बाद आप ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्दों को मार गिराया। क्या बड़ी बात है। टाइमिंग देखिए आप, पार्लियामेंट का इजलास तलब किया जाता है, दहशतगर्द उसी दिन हलाक कर दिए जाते हैं, अमित शाह फिर पार्लियामेंट में आते हैं, इस तरह की बातें करते हैं और क्या करते हैं, हम पूछेंगे सज्जाद साहब से। यकीनन देखिए, आज जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ, अमित शाह खड़े हुए और ऐलान किया कि हमने तीनों दहशतगर्दों को मार गिराया। जी जी, एक सनसनी फैल गई पार्लियामेंट में, लोग सवाल एक दूसरे से बातें करने लगे। आपने जो है पुरानी फिल्में देखी होंगी जिसमें अदालती जो है एक मामलात चलते थे। जी जी, अदालती कार्रवाइयाँ चलती थी जिसमें आखिरी में एक सनसनी पैदा होती थी जी कि अचानक गवाह जो है, एक नया गवाह आता है, मलाड खून इसने नहीं किया है, फिर उसके बाद मैंने किया है। तो आपने न जाने कितनी फिल्में जो है, पुराने फिल्में आप देखिए, चाहे वो दयानंद की हो, चाहे जो है राजेश खन्ना की फिल्में हो, 70s और 80s के दौर में ये फिल्मी ड्रामे जो है बहुत देखे गए, बहुत सनसनी फिल्मों में फैलाई गई। आप अपोजिशन ये सवाल यहाँ कर रहा है पार्लियामेंट में कि अमित शाह ने कहीं ये फिल्मों जैसी सनसनी तो नहीं फैलाई है कि लम्हे आखिर में अचानक आते हैं, कहते हैं कि हमने मार गिराया, और उससे एक दिन पहले वहाँ पे अचानक जो है महादेव ऑपरेशन के नाम से श्रीनगर उसके नवाही इलाकों में एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है। आर्मी, CRPF और जो है पुलिस जो है, कश्मीर पुलिस की मतलब है कि
तीनों जो है मुश्तरक ऑपरेशन होता है और इस ऑपरेशन में 3 लोगों को मार गिराया जाता है। अमित शाह पार्लियामेंट में कहते हैं कि एक लश्कर तैयबा का कमांडर था और 2 उसके साथी थे, उनके नाम बाज़ाब्ता जो है ऐलान किया गया कि ये जो है लश्कर तैयबा का जो कमांडर था उसका नाम सुलेमान था और उसके जो साथी थे उनके नाम अफ़गान और जबरान थे। पूरी जो है नामों में भी बैलेंसिंग है, देखिए आप। हाँ, सुलेमान, अफ़गान, जबरान, जी 3 नाम बताए। उसमें ये कहा कि 2 के पास जो है पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड थे। तो यकीनन अगर इस तरह की बातें पार्लियामेंट में होंगी तो अपोजिशन तो सवाल उठाएगा ही। अपोजिशन ने फिर यही सवाल उठाया है कि टाइमिंग कैसे सेट किया आपने। अब अमित शाह बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया, उन्होंने जो है चिदम्बरम की सख्त सरजनिश भी की कि चिदम्बरम ये कैसे कह सकते हैं कि वो दहशतगर्द जो है जो आए थे वहाँ पे वो इंडियन थे। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ चिदम्बरम ने बयान दिया था, आपको भी याद होगा। चिदम्बरम ने कहा था कि जो वहाँ पहलगाम में हमला किया था वो इंडियन थे और इंडिया ही में उनकी तरबियत हुई थी। तो चिदम्बरम के बयान पे मजम्मत भी करते हैं उसकी। जब अपोजिशन जो है ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारिजा जो जयशंकर हैं उनके बयान पे एतराज़ करता है तो अमित शाह फिर बीच में मुदाखलत करते हैं और कहते हैं कि एक जो है आइन पे हलफ लिए हुए शख्स की बात पे आपको भरोसा करना होगा। तो अब ये बता रहे हैं अमित शाह के आइन पे हलफ लिए हुए शख्स की बात पे भरोसा करना पूरे पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी है। पूरे पार्लियामेंट की ये पाबंदी है पार्लियामेंट के तमाम अरकान के कि ओत लिया हुआ शख्स को आप झूठा कैसे कह सकते हैं। तो यकीनन जो है अमित शाह ने भी जो है आइन पे जो है हाथ रख के ओत लिया है, हलफ उठाया है। जी। तो उनको झूठा नहीं कह सकते, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही कि टाइमिंग पे। अब अमित शाह ने पूरी एक एक करके कहानी सुनाई कि उनको मार गिराया गया, ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के दौरान ये लोगों से मुठभेड़ हुई, फायरिंग हुई, जवाबी फायरिंग हुई, मार गिराया गया। उनके कब्ज़े से 1 राइफ़ल और 2 AK-47 राइफ़लें मिली। तीनों की जो है फॉरेंसिक चेकअप के लिए पंजाब भेजा गया, पंजाब में प्लेन से भेजा गया पंजाब, फिर पंजाब में उनसे फायरिंग करके उनके जो है कारतूस लिए गए। उसके खोखों को वो पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके खोखों से मिलाया गया, जिससे बात साबित हो गई कि ये वही गने हैं जिनका वहाँ पहलगाम में इस्तेमाल किया गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी जो है अमित शाह की तकरीर है। तो यकीनन अपोजिशन को जो है एक नए ट्विस्ट का आज सामना करना पड़ा है। अब देखिए मोदी भी आ रहे हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मोदी, वो भी एक नई कहानी बिल्कुल। अब राजनाथ सिंह भी जो है बाज़ाब्ता राज्यसभा में जो है मुबाहिस का आगाज़ करेंगे। इसी पे जैसा कि इत्तेफाक किया है हुकूमत ने, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ने इत्तेफाक किया है, स्पीकर ने जो है कहा है कि 16 घंटे की जो है दोनों ऐवानों में बातचीत, इस सिलसिले में बात होगी। लोकसभा की बातचीत शाम तक ख़त्म हो जाएगी, फिर राज्यसभा में बातचीत का आगाज़ होगा। तो बहरहाल मुबाहिस का आगाज़ होगा, मुबाहिस का ऑपरेशन सिंदूर पे। तो बहरहाल अमित शाह के इस बयान ने एक नई सनसनी पैदा की है, एक नए जो है सवाल पैदा किए हैं और फिर जो है अपोजिशन जो है एक नए जो है मामले को, मतलब है कि अब ऑपरेशन सिंदूर गया पानी में। जी हाँ जी। अब फिर ये अब इस पे एक नई कहानी शुरू होगी। और आप देखेंगे नाज़रीन कि इस मामले पर एक फिल्म बनाई जाएगी और उसी तरह के सीक्वेंस बताए जाएंगे जैसा कि अमित शाह ने बताया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अमित शाह ये कहते हैं कि जो 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है वो लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि सज्जाद साहब ने भी कहा कि सुलेमान ये कमांडर है, लश्कर तैयबा का ए ज़ुमरे का कमांडर है। और अमित शाह ये भी कहते हैं कि जो दूसरे हैं अफ़गानी वो भी ए ज़ुमरे का कमांडर है, जबकि तीसरा जो है जिब्रान वो इंतहाई शिद्दत से मतलूब था। अमित शाह का ये भी कहना था कि देखिए आप किस तरह वो तसलसल बरकरार रख रहे हैं, तजस्सुस बरकरार रख रहे हैं कहानी में। तो बहरहाल अमित शाह का ये भी कहना था कि जिन लोगों को इन दहशतगर्दों को रिहाइश फराहम करने या फिर उन्हें सहारा देने, उनकी मदद करने, उनके खाना पानी का इंतज़ाम करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था, जब ये दहशतगर्दों की लाशें श्रीनगर लाई गई तो उन लोगों ने उन लाशों की शिनाख्त की। और जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि पंजाब में वाक़ जो साइंस वो है फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है मरकज़ी,
तो वहाँ पर ये जो AK-47 और M9 वगैरह जो राइफलें हैं वो भेजी गई, और खाली कारतूस जो पहलगाम में गिरे थे वो भेजी गई। तो दोनों का मैचिंग हुई है, उसके मेल खाए हैं। उसके बाद ये कहा गया कि ये वही दहशतगर्द थे जिन्होंने ये काम किया है। और इत्तेफाक देखिए कि पार्लियामेंट के मानसून इजलास के मौके पर ये काम हुआ है, जबकि 98 डेज में हुकूमत को ये जहमत नहीं हुई कि वो पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करती है ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम दहशतगर्दाना वाक़े पर। और आप अंदाज़ा ये भी कर सकते हैं कि हुकूमत ने 7 डेलीगेशन जो है वो मुख्तलिफ ममालिक, तकरीबन 31 ममालिक को रवाना किए थे। और आप अंदाज़ा कीजिए कि सिफारती सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो पब्लिक रिलेशन है या इंटरनेशनल रिलेशन है और हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो किस कदर नाकाम रही है। किसी मुल्क ने पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। सज्जाद साहब, ये बिल्कुल यकीनन देखिए, आप देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप ने क्यों जंग रोकी, इसका अभी तक सवाल नहीं आया है। और अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर ख़ारजा की सरज़निश क्यों की गई, वज़ीर ख़ारजा से ये क्यों पूछा गया कि आपने जो है एक जौहरी जंग जो है ख़ित्ते में का ख़तरा पैदा कर दिया था, इसका कोई जवाब नहीं आया है। और फिर जो है और भी बहुत सारे सवाल थे अपोजिशन के, तो उन अपोजिशन के सवालों के सारे जवाब, जाहिर सी बात है कि अब राज्यसभा में भी इन सवालों के जवाब देना था हुकूमत को। तो हुकूमत ने जो है अब एक नया जो है बयान दे दिया है। अब इस बयान पे नहीं बहस छिड़ गई है। अब देखिए, अब ये आज शाम तक, दिन तक, बहरहाल जो है आज का दिन भी गुजर जाएगा, कल का दिन भी गुजर जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर तो वैसे भी जो है हुकूमत ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी रहेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल देखिए, सबसे बड़ा हुकूमत का एक कहना है कि हमने पाकिस्तान को पनिश करना था, जंग नहीं करनी थी। जैसा कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान को जंग, जब लोगों ने कहा कि हम जंग जीत रहे थे तो फिर हमने जंग रोकी क्यों, हमने जो है जंग को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमने मकबूजा कश्मीर को अपने कंट्रोल में क्यों नहीं ले लिया, हमने कश्मीर का मामला, जब मकबूजा कश्मीर को पूरी तरीके से हिंदुस्तान में ज़म नहीं क्यों किया। ये बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा मौका था, बिल्कुल अच्छा मौका था, सवाल हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो राजनाथ सिंह का ये कहना है कि हमने ये जंग जो है सिर्फ पाकिस्तान को पनिश करने के लिए बिल्कुल कार्रवाई की थी, हमने जंग नहीं लड़ी है। बिल्कुल देखिए, अब बिल्कुल देखिए, इस तरह के जो है बयान कल से लेके आज तक पार्लियामेंट में जो है देखे गए हैं। तो अब देखिए, यही जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेचीदगियाँ अपनी जगह बरकरार हैं, सवालात अपनी जगह बरकरार हैं, मसला अपनी जगह बरकरार है, बस बहस हो रही है, जवाबी हमले हो रहे हैं, एक दूसरे का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है, एक दूसरे की जो है टांगें खींची जा रही हैं। हुकूमत सवाल करती है कांग्रेस से कि तुमने 26/11 में क्या किया, 26/11 में तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि पूरी मुंबई दहल गई थी। तो बहरहाल अपोजिशन जो है हुकूमत से कहती है कि हुकूमत इतने मतलब एक 98 डेज में जो है क्यों ये नहीं कर पाई थी, जो मतलब एक दहशतगर्दों को मार गिराने का यही टाइम क्यों चुना गया। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब होगा। देखिए आप यकीनन देखिए, आप आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप हिंदुस्तानी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप अपोजिशन को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और इंटरनेशनल लेवल पर जिस अंदाज में आपको देखा जा रहा है आप उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब ये तो पूरी कहानी लग रही है, और अब जो भी इसे कहानी कहेगा उसे मुल्क दुश्मन करार दिया जाएगा, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन याद रखिए, अगर दहशतगर्द मरते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि इंसानियत को जो कत्ल करते हैं वो सारी इंसानियत के कातिल होते हैं। और खास तौर पर आप देखेंगे कि अमित शाह को यह भी सोचना चाहिए कि तुमने इन दहशतगर्दों को तो मार डाला, लेकिन उन दहशतगर्दों का क्या होगा जो मजहबी खुतूत पर हिंदुस्तान को तकसीम कर रहे हैं, जो मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं, कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी गाँव कशी के नाम पर, तो कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। तो क्या वो दहशतगर्द नहीं है? हाँ, ये अलग बात है कि अगर बीजेपी आरएसएस की जैली तंजीमों से उनका ताल्लुक है तो फिर आप उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं? ये एक अहम सवाल है। क्या हिंदुस्तान में दस्तूर नहीं है? क्या हिंदुस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है कि आप उस खाती को यानी बख्श
बख्श रहे हैं या उसे माफ कर रहे हैं या उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जो बेकसूर लोगों का कत्ल कर रहा है, इन दहशतगर्दों को भी सजा दी जानी चाहिए। और इन दहशतगर्दों के बारे में भी अमित शाह को बयान देना चाहिए पार्लियामेंट में कि हमने इस तरह के दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है। मैं चैलेंज से कहता हूं कि मोदी हुकूमत जब से आई है, यानी 2014 से सज्जाद साहब, तो बेशुमार यानी दर्जनों मुसलमानों का कत्ल हुआ है गौकशी के नाम पर, लेकिन सजाएं कितनों को मिली है, यह सोचने वाली बात है। किसी के आप देखेंगे कि छोटे मासूम बच्चे, हाफिज जुनैद की बात करते हैं, ट्रेन में उस वक्त शहीद किया गया था जबकि वो चांद रात के दौरान दिल्ली से कपड़े खरीदकर अपने गांव पहुंच रहा था, उसे शहीद कर दिया गया। आप इम्तियाज की बात करेंगे झारखंड की, 14 साल का लड़का है, आज भी इसकी मां तड़प रही है, बिलक रही है, रो रही है, उसे कत्ल किया गया। और किस तरह कत्ल किया गया, उसे फांसी पर लटका दिया गया दरख्त से। तो इतनी शर्म की बात है, क्या अमित शाह उन दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की बात नहीं करते? यह एक सोचने वाली बात है। और आप देखेंगे कि राजस्थान में किस तरह वहां पर जिस अंदाज में हरियाणा के बॉर्डर पर ले जाकर राजस्थान के 2 नौजवानों को जिंदा जला दिया गया गौकशी के नाम पर, और आज तक वो मुजरिमीन आजाद फिर रहे हैं, क्या अमित शाह को इसकी खबर नहीं है? देखिए ना, देखिए कितना मतलब 2014 से लेकर आज तक कितनी नफरत फैलाई गई है। और सबसे बड़ा जो है अलमिया ये है कि हुकूमती सरपरस्ती में बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब जैसे कि कांवड़ यात्रा की बात है, कांवड़ यात्रा में जिस तरीके से जो है मुसलमानों को निशाना बनाया गया और जिस तरीके से नामों की तख्तियां लगाने की हिदायतें जारी की गईं और जिस तरीके से हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए, वो एक जो है एक नई जो है तशवीश को पैदा करते हैं। जबकि लोगों का कहना है, उस इलाके के लोगों का, कि ये तो सदियों से चली आ रही है कांवड़ यात्रा। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आप सब्जी वालों के नाम लिखेंगे, आप ढाबे वालों के नाम लिखेंगे, कभी नहीं हुआ था। सदियों से ये लोग जा रहे हैं, सदियों से यहाँ पे जो है गंगा जमनी तहजीब बरकरार है। लोग जो है मुसलमानों की दुकानों पे भी ख़रीदते हैं, हिंदुओं की दुकानों पे भी ख़रीदते हैं। कांवड़ियों को पहले जो है लोग जो है एहतराम की निगाह से देखते थे, आज किस तरीके की जो है माहौल पैदा कर दिया गया है। देखिए आप किस तरह का माहौल वहाँ पे जो है तोड़ फोड़ की जो है खबरें आ रही हैं, पूरी जो है माहौल को प्रगंदा करके रख दिया गया है। और फिर हम देखते हैं कि जो है आसाम में किस तरीके से घर तोड़े जा रहे हैं। अफसोस की बात है। अच्छा सज्जद साहब, आप देखेंगे कि आपने कांवड़िया यात्रा की बात कही है कि वहाँ पर तबाही व बर्बादी मचाई जा रही है। KFC आप देखेंगे कि आउटलेट को किस तरह वहाँ पर गुंडागर्दी की गई, वहाँ तबाही व बर्बादी मचाई गई, तो इंटरनेशनल लेवल पर इमेज किसका खराब हुआ। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि कैसे हालात थे, पहले भी यात्राएं निकला करती थी, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की यात्राएं होती थी, इंसानियत की यात्राएं होती थी, और वहाँ पर हिंदुस्तानियत यानी इंडियननेस का मुजाहरा किया जाता था। और आपको बता दूं कुंभ मेला ये बहुत बड़ा मेला होता है। आप अब के मेलों में देखिए जो और माजी के मेलों में देखिए कि वहां पर हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की जो हुकूमत थी वो बाज़ाब्ता वहां पर क्लिनिक कायम करती थी, एक बड़ा हॉस्पिटल आर्जी जो दवाखाना है वो कायम किया जाता था ताकि कुंभ यात्रा में शामिल जो हिंदू हैं, यात्री हैं, उनका इलाज किया जा सके। मोबाइल क्लिनिक वहां पर गश्त करते थे, वो भी हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की हुकूमत की जानिब से। तो ये इंसानियत होती है। तो क्या अमित शाह और मोदी को इंसानियत नहीं मालूम? यकीनन देखिए ये किस बुनियाद पे जो है नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। देखिए एक जानिब जो है RSS का सरबरा, अभी खबर आई है कि RSS का सरबरा जो है उलमा, मुस्लिम उलमा से मुलाकातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उलमा से मुलाकात की है उन्होंने, पता नहीं कौन उलमा थे वो मुस्लिम जो है धर्म गुरु कहा जा रहा है, तो धर्म गुरुओं से वो बात कर रहे हैं मुसलमानों के। तो दूसरी जानिब जो है ये हुकूमत की जो एजेंडा है, आप कानून के नाम पे जिस तरीके से तासुब बरत रहे हैं, जिस तरीके से कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, आप देखिए असम में कैसे जो है कम्युनिटी को टारगेट किया गया, अहमदाबाद में कैसे कम्युनिटी को टारगेट किया गया, बस्तियां की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं दिल्ली में, सिर्फ मुसलमानों की। सीधी सी बात, शर्माने की क्या बात है? मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, मसाजिद को मुनहदम किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, मदारिस को जमींदोज किया जा रहा है। ये क्या दहशतगर्दी नहीं है? और देखिए वजीर आला यूपी के पार्लियामेंट असेंबली में ठहर के कहते हैं कि हम उर्दू को शामिल करके कटमुल्ला नहीं बनाना चाहते हैं। जी जी जी, मतलब यहाँ अफसोस की बात है पार्लियामेंट में जो है कटमुल्ला नहीं बनाना चाहते हैं हम असेंबली को। एक जो है MP कहता है कि आपने अंग्रेजी को असेंबली की जुबान बना दिया है,
तो उर्दू तो यहाँ की मादरी पैदाइशी जुबान है, लखनऊ की पैदा हुई जुबान है। बताऊं मैं आपको, यूपी का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि हम उर्दू पढ़ाकर कठमुल्ला नहीं बनाना चाहते, नहीं बनाना तो सवाल ये पैदा होता है, उस चीफ मिनिस्टर से ये पूछने वाला ये पूछ सकता है, मैं तो नहीं पूछूंगा लेकिन पूछने वाला पूछ सकता है कि कठमुल्ला ने आपको कहाँ जख्म पहुंचाया। यकीनन जो है ये बहुत सारे सवाल। बहरहाल देखिए, ये एक बहुत अफसोसनाक पहलू है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो लीडर हैं, जो वज़रा हैं, अफसोस का मकाम तो ये है कि आप विश्वा शर्मा को देख लीजिए, आसाम का वज़ीर आला, आप यूपी के वज़ीर आला को देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में जो वज़ीरों को देख लीजिए, हुकूमत में जो बीजेपी के वज़ीर हैं, किस तरह की ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और डंके की चोट पे मुसलमानों पे जो है तनक़ीद की जाती है, मुसलमानों के मदरसों पे तनक़ीद की जाती है, मदरसों के जो है बारे में अनाप शनाप बका जाता है, एक नफ़रत का जो माहौल पैदा किया जा रहा है। अब तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि NCERT जो इदारा है हुकूमत का, निसाब तैयार करने वाला, उसने मुगलिया जो है दौर को ही ख़त्म कर दिया उसने। बिल्कुल कर दिया। अरे आप देखेंगे बाबर को गुंडा, अकबर को या यानी बदमाश, औरंगजेब को मंदिर गिराने वाला बताया गया है। अरे इन बेवकूफ़ों को हिंदुस्तान की तारीख नहीं मालूम। हिंदुस्तान की तारीख अगर मालूम होती तो जो हमलावर की बात करते हैं, इनको किसने बुलाया ये बताओ। और यकीन मानिए आप, गुजरात से जितने भी खतरनाक हिंदुस्तान पर जो हमलावर हुए वो गुजरात से दाखिल हुए। अगर आप बात करते हैं अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों का पहला कदम भी गुजरात में पड़ा था। अब हम बात करते हैं हमलावरों की, तो उनका कदम भी पहले गुजरात में पड़ा था। और दूसरी बात, जहां तक मुगल बादशाहों का सवाल है, हिंदुस्तान को उन्होंने लूटा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को सजाया संवारा। और आज जो हिंदुस्तान की टूरिज्म जो शोभा है, उसमें मुगलों का अहम किरदार है। और एक अहम बात बताता हूं, जो मुगलों को ये गाली देते हैं, बाई बर्थ इंडियन है 10 मुगल बादशाह हैं, और उनकी माएँ जो हैं हिंदू थी। ये बिल्कुल यकीनन देखिए, मुग़लों ने तो जो है गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया है। मुग़लों ने तो इस मुल्क को अज़ीम शान बनाया है। इस मुल्क में लाल किले की जो है मुग़लों की देन है, इस मुल्क में ताजमहल मुग़लों की देन है, दिल्ली का पुराना किला मुग़लों की देन है, हुमायूं का मकबरा आप देखिए, कैसी कैसी अज़ीम शान इमारतें इस मुल्क में हैं। बीबी का आगरा, बिल्कुल बीबी का मकबरा देखिए, आगरा का किला देखिए, आप हैदराबाद का चार मीनार देखिए, हैदराबाद का क्या क्या देखेंगे आप, क्या क्या जो है आप किस जो है चीज़ का जो है इनकार करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये गलत है। मैं इस तरह के सवाल भी नहीं करना चाहिए। और इन बेवकूफ़ों को ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की तारीख इंसानियत पर मबनी है, हिंदुस्तान की तारीख जो है मोहब्बत पर मबनी है, अमन पर मबनी है, गंगा जमनी तहजीब पर मबनी है। और ये गंगा जमनी जो तहजीब है हिंदुस्तान की रूह है, कौमी यकजहती जो है वो हिंदुस्तान की रूह है। यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले हैं, मुख्तलिफ ज़ात पात के रहने वाले हैं। और आप अगर उनको तकसीम करते हैं तो ये गलत बात है। हिंदुस्तान एक खुशनुमा घर है और इस घर को तबाह कर रहे हैं ये फिरका परस्त दरिंदे। और उन्हें किसकी हौसला अफजाई और किसकी सरपरस्ती हासिल है आपको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन उसी तरह की एक हौसला अफजाई आलमी सतह पर हो रही है और ये दरिंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं इसराइल की दरिंदगी की, जो फलस्तीनियों के कत्लेआम, उनकी नस्ल कुशी, उनकी नस्ली ततहीर मुसलसल करता जा रहा है। और हर रोज 100 कम से कम 100 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर रहे हैं। और अब तक 60,000, 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 60,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें खवातीन और बच्चों की अक्सरियत है। 1,50,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें 50% ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। और गजा आप देखेंगे कि इसराइल ने गजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। हद तो यह है कि इसराइल शोहदा को बार बार शहीद कर रहा है। और मैं समझता हूं कि वो शोहदा खुशनसीब है, क्योंकि जब शहीद कोई होता है तो उसकी ये तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला उसे बार बार इस दुनिया में भेजे और अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के जो वहदानियत का पैगाम है उसके लिए, अल्लाह के दीन के लिए अपनी जिंदगी का नजराना बार बार पेश करे। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की पूरी तरह तायद कर रहे हैं, अमेरिका पूरी तायद कर रहा है। और आप अंदाजा कीजिए डोनाल्ड ट्रंप को इस यानी फलस्तीनियों की कोई फिक्र नहीं है, बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, और फिक्र है तो यूक्रेन की है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है। पहले तो उन्होंने 50 दिन की मोहलत दी थी कि अमन कायम करे, अब उसे कम करते हुए कहा कि अंदरों 10 या 12 दिन आप यूक्रेन के साथ अमन कायम नहीं करेंगे तो आप पर खतरनाक हद तक टैरिफ आयद किया जाएगा। सज्जाद साहब, ये बेहिसी और बेशर्मी नहीं तो और क्या है? यकीनन देखिए, गजा के जो हालात हैं उस पर तो जो है कुछ बोलना अमेरिका को नहीं है,
लेकिन वो बार बार कहते हैं तो यूक्रेन की जंग की बात करते हैं। जी जी। वो ईरान और इसराइल के बीच जंग हुई तो फौरी बीच में आ गए थे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग हुई तो फौरी जो है बीच में आ गए थे। लेकिन गज़ा में मासूमों की जानें जा रही हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे जो है आज हड्डियों के पंजर बन गए हैं, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, एक एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। और ना अमेरिका को जो है इसका एहसास है, ना ही किसी और मुल्क को इसका एहसास है। यकीनन ये एक दर्दनाक जो है मामला है और इस मामले में फैसला अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।